हेलो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। तो यहाँ पे यार डायरेक्टली एक्टिंग हो सकते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग हो सकते हैं या फिर मिक्स्ड एक्टिंग हो सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर हमारा आता है कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस। जो इसके बाद इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर अपने तीन ड्रग्स आते हैं, मोडाफिनिल, एम्फेटामिन, टायरामिन। मिक्स्ड के अंदर आता है बिफेंटामिन एंड एफेड्रिन। पहली बात तो डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करे। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब है कि जो इनडायरेक्टली कैसे भी जो नोरेपिनेफ्रिन है उसकी कंसनट्रेशन, उसके अमाउंट को बढ़ा दे एंड देन वो बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जाके फिर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर जाएगा। मिक्स्ड एक्टिंग मतलब ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ड्रग्स से याद करने हैं। इनडायरेक्टली के अंदर आता है अपना MAT से मैट से याद करेंगे, मोडाफिनिल, एम्फेटामिन एंड टायरामिन। मिक्स एक्टिंग के अंदर आप याद करेंगे मिफेंटामिन एंड एफेड्रिन। ये दोनों जनरली वेसोप्रेसर्स होते हैं, हम देखेंगे आगे। जो डायरेक्टली है वहाँ पे कैटेकोलामाइंस है, नॉन कैटेकोलामाइंस। जो कैटेकोलामाइंस है उनको कभी ओरली लेते हैं क्योंकि जो माओ एंड COMT एंजाइम मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वो इसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोई भी पेरेंटल रूट से लेते हैं, लाइक इंजेक्शन वगैरह से। इसके अंदर अपने एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस आते हैं। तो एंडोजिनस के अंदर अपने एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामिन वगैरह। एंड देन एक्सोजिनस के अंदर अपना आता है फिनोल डोपैम, डोबिटामिन एंड आइसोप्रिनालिन, जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। इसके बाद नॉन कैटेकोलामाइंस जो हम ओरली ले सकते हैं क्योंकि ये माउस UMT से डिग्रेड नहीं होते हैं। इसके अंदर अपने हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में, जैसे वैसोप्रेसर्स पढ़ेंगे हम अल्फा 1 में, मतलब और नेजल डीकंजेस्टेंट्स पढ़ेंगे हम, मिड्रेटिक्स पढ़ेंगे, CNS के ऊपर जो है वो पढ़ेंगे हम, माइनोट्रोपिक ड्रग्स, ब्रोंकस, यूट्रस, ब्लैडर, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यार कैटेकोलामाइंस के अंदर नोरेपिनेफ्रिन आता है, तो आपको याद करना है हम एपिनेफ्रिन भी पढ़ेंगे, नोरेपिनेफ्रिन पढ़ेंगे। ठीक है, जो नोरेपिनेफ्रिन है वो सब रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है एक्सेप्ट द बीटा 2। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है कि बीटा 2 के ऊपर एक्ट नहीं करता है। ये MCQ भी पूछा जाता है, सो रिमेंबर इट। तो अगर ये बीटा टू करता क्या था हमारा, वेजो डायलेशन। ओके, एंड अल्फा 1 क्या करता था, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब बीटा 2 के ऊपर तो एक्ट ही नहीं कर रहा है, वहाँ पे तो वेजो डायलेशन तो होगा नहीं, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या है, मोर पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो यहाँ पे कोई ब्रोंकोडायलेशन वगैरह भी नहीं होगा कि ब्रोंकस के अंदर बीटा 2 ही होता है, वहाँ वेजोडायलेशन भी नहीं होगा। तो हम इसको एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर तो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, तो हम उसको ब्रोंकोडायलेशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिसेप्टर ही पे एक्ट नहीं करेगा ये। इसके अलावा एक कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर दे सकते हैं, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर इसको देख सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि नोरेपिनेफ्रिन को हम एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है अपना एपिनेफ्रिन। या एपिनेफ्रिन हम मतलब सभी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला भी है, वेजो डायलेशन वाला भी है। ओके, तो जो इसकी वायल्स होती हैं उसके ऊपर रेशियो 1 mg/ml होता है, देन 1:1000। ये हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम IVS, सबक्यूटेनियस, एंडोट्रेकियल ट्यूब, इनसे दे सकते हैं इजीली। इन द और इवन इंट्राओशस भी दे सकते हैं टीबिया के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पे पहले इसकी ना कंसनट्रेशन देख लेते हैं। तो यार जो डाइल्यूशंस हैं एपिनेफ्रिन के, वो क्या है, 1:1000। अगर 1:1000 होगा तो वो हम देते हैं इंट्रामस्कुलर में, सबक्यूटेनियस और एंडोट्रेकियल ट्यूब, इन तीनों में हम इसका जो डाइल्यूशन है 1:1000 करते हैं। जो 1:10,000 है वो हम IV में करते हैं, इंट्राओशियस में करते हैं, इंट्रा कार्डिक में करते हैं, आपको याद करना है। देन 1:1 है वो हम देते हैं लोकल वेजो कंस्ट्रिक्टर टू डिक्रीज द ब्लीडिंग। एंड देन लोकल एनेस्थेटिक्स के अंदर भी हम एपिनेफ्रिन को प्रेफर करते हैं, जिससे कि उनकी मतलब वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई जा सके एंड उनके एक्शन को हम प्रोलोंग कर सकें, टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। उस केस में हम 1:1 लाख टू 2 लाख तक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेबल दी हुई है। तो यार एनाफाइलेक्सिस के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस को दिया जाता है क्योंकि नोरेपिनेफ्रिन तो हम नहीं दे सकते। उसके इसमें हम 0.5 ml ऑफ 1:1000 IM, मैंने आपको बताया था IM में हम 1:1000 देते हैं। अगर वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम IV देते हैं। IV में की कौन सी डाइल्यूशन देंगे, 1:10,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आया, अब ब्रिटल अस्थमा के अंदर इसको देते हैं 0.5 ml ऑफ 1:1000, सबक्यूटेनियस देते हैं। देन कार्डियक अरेस्ट के अंदर भी इसको देते हैं इन 1 ml ऑफ। कार्डियक अरेस्ट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, CPR देंगे बंदे को, कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो अगर ये एपिनेफ्रिन अगर वहाँ पे अवेलेबल है, IV अगर हम दे सकते हैं तो हम IV प्रेफर करेंगे, वो अवेलेबल नहीं है तो इंट्रा, अगर उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है IV से तो हम इंट्रा ओशस प्रेफर करेंगे। इंट्राओशस में मैंने आपको बताया था 1:10,000 होता है, IV में 1:10,000 होता है। देन उसकी वो भी नहीं है, मतलब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम एंडोट्रेकियल देते हैं। एंडोट्रेकियल में हमने देखा था 1:1000 होता है।
देन ड्रग अलोंग, हम इसको ना लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ भी देते हैं, तो उस केस में हम 1:1 lakh to 2 lakh तक देते हैं। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्योंकि ये तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है ना एपिनेफ्रिन, तो उस केस में तो हम एपिनेफ्रिन नहीं दे सकते, तो उस केस में हम देते हैं फेलाइप्रेसिन देते हैं। तो इसका काम क्या है कि अल्फा 1 लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे वहाँ पे एपिनेफ्रिन, रिड्यूस द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। अगर एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा एंड उनकी टॉक्सिसिटी है वो भी कम हो जाएगी। बट कुछ एक सर्जरी है जहाँ पे सर्जरी विच अवॉइड एपिनेफ्रिन अलोंग विद लोकल एनेस्थेटिक, वो कौन सी है, कोई एंड आर्टरी के ऊपर सर्जरी हो रही होगी, क्योंकि एपिनेफ्रिन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ब्लड फ्लो कम करवा देगा, इसके नेक्रोसिस करवा देगा एंड ड्राई गैंग्रीन वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, या फिर कोई टिप ऑर्गन की सर्जरी है, लाइक फिंगर सर्जरी है, नोज टिप की है, पीना की है, पिनाइल की है, वो वाली। तो वहाँ पे करता क्या है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है लोकल एनेस्थेटिक्स के, तो हम इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर टॉक्सिसिटी कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और डिपिवेफ्रिन, ये क्या इसका प्रोड्रग है, ये हमारा आई के अंदर भी यूज़ होता है जनरली, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करता है एंड यूवीएस स्क्लेरल आउटफ्लो को भी बढ़ा देता है, तो इसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल, ये अच्छे से करना है। ये डेल्स ने क्या बताया था, डेल फिनोमेना क्या था कि जब हमने किसी भी पर्सन को एपिनेफ्रिन दिया, तो एपिनेफ्रिन की जब कंसंट्रेशन हाई थी तो मैंने बताया था अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा एंड लो थी तो बीटा को करेगा। तो जब अल्फा को स्टिमुलेट किया तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, बीपी इसका इंक्रीज हो रहा था, एंड जब लो कंसंट्रेशन में बीटा 2 को स्टिमुलेट किया वेजो डायलेशन हो रही थी एंड बीपी उसका डिक्रीज हो रहा था। तो ये हमारा बाईफेजिक पैटर्न आ रहा था बीपी का एपिनेफ्रिन देने के बाद। तो वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल एंड वेजोमोटर री रिवर्सल ऑफ डेल हमें दो देखने। रिवर्सल ऑफ डेल में क्या था कि एपिनेफ्रिन के साथ कोई भी अल्फा ब्लॉकर दे दिया हमने, जब अल्फा ब्लॉकर दिया तो उस केस में जो अल्फा तो ब्लॉक हो गया, बीटा 2 का एक्शन रहेगा, वेजो डायलेशन होगा एंड देन बीपी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। बट वेजोमोटर री रिवर्सल में क्या किया हमने, एपिनेफ्रिन के साथ बीटा ब्लॉकर दे दिया, उस केस में बीटा तो ब्लॉक हो गया, अल्फा रह गया, अल्फा स्टिमुलेट होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा एंड देन हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर एक बात दिया हुआ था, इसकी क्लिनिकल क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्लिनिकल हमारी फियोक्रोमोसाइटोमा में इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे ये एपिनेफ्रिन वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो बीपी हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू अल्फा 1। तो इस केस में इफ अल्फा ब्लॉकर गिवन इन एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, अगर अल्फा ब्लॉकर हम दे देते हैं तो अल्फा 1 ब्लॉकर अलोन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल्सो बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, बट इन द नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर अल्फा ब्लॉकर अनोल सेफ होते हैं। ठीक है, ये आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम आते हैं डोपामिन। या डोपामिन को डिस्कस करने से पहले मैं इसको रिसेप्टर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि डोपामिन की जो रिसेप्टर्स है जीपीसीआरई होते हैं, सीएनएस के अंदर होते हैं, पेरिफ्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरिफ्री के अंदर अपने किडनी में होते हैं, किडनी में ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेरिफ्री के अंदर जीआईटी में होते हैं, जीआईटी में मोटिलिटी कम करते हैं एंड वोमिटिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। जो डोपामिन है इतना सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेना। मैं मेन बताती हूँ कि जो डोपामिन है वो थॉट्स एंड इमोशन को मीडिएट करता है। तो अगर डोपामिन बढ़ जाता है किसी के अंदर, उसको एबनॉर्मल थॉट्स आते हैं, साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर वगैरह होता है, तो उस केस में हम एंटी साइकोटिक्स देते हैं, राइट, तो वो डोपामिन लेवल को कम कर देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती है डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। सेकंड आता है नाइग्रोस्ट्राइटल के अंदर जो डोपामिन है वो हमें देखा था कि पार्किंसन के अंदर डोपामिन कम हो रहा था, राइट, तो कम हो रहा था तो वहाँ पे रिजिडिटी हो रही थी एंड ब्रेडिकाइनेसिया हो रहा था। ठीक है, तो उसको पार्किंसन में ट्रीटमेंट के लिए डोपामिन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर एसिटाइलकोलिन को डिक्रीज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर्स में बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, एंड देन ट्यूब्रो इन फंडिबुलर में हमारा क्या था कि जो डोपामिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को इनहिबिट करता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद जो डोपामिन है वो सेक्सुअल बिहेवियर अराउजल को भी मेडिएट करता है। डोपामिन किसी का ज़्यादा है तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, जैसे लीवोडोपा के, दैट इज़ हाइपर सेक्सुअलिटी। अगर कम है तो उसके अंदर इम्पोर्टेंसी वगैरह होगा। देन डोपामिन अगर डोपामिन ज़्यादा है तो एपिटाइट को कम करेगा। तो मेन हम याद रखें कि डोपामिन अगर किसी का ज़्यादा है तो उसको भूख भी कम लगेगी, ठीक है, उसके अंदर हाइपर सेक्सुअलिटी वाली टेंडेंसी होगी, ठीक है, तो उस केस में हम उसको लाइक एबनॉर्मल थॉट्स वगैरह भी आएंगे उसको, एंड देन उस केस में हम एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं। अब डोपामिन ब्लॉकर हमें देखना तो एक होता है मिटोक्लोप्रोमाइड होता है, डोमिपेरिडोन होता है। अब ये मोटिलिटी को बढ़ा देंगे, वोमिटिंग को कम कर देंगे, क्योंकि डोपामिन जनरली तो हमारा मोटिलिटी को कम करता था ना और वोमिटिंग को बढ़ाता था, तो इनके जो ब्लॉकर्स होंगे वो उल्टा इफेक्ट दिखाएंगे।
अब डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं D1 फैमिली एंड D2 लाइक फैमिली। D1 फैमिली में D1 एंड D5 आता है, ये GS टाइप होते हैं। D2 लाइक फैमिली के अंदर D2, 3, 4 आते हैं, GI टाइप होते हैं, इनहिबिटरी। ये हमने थोड़ा डोपामिन रिसेप्टर के बारे में देख लिया एंड डोपामिन का मेन हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। अब अपना मेन टॉपिक ये था डोपामिन। तो यार डोपामिन का जो एक्शन होता है वो डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। इसको हम कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन से देते हैं, इन्फ्यूजन देते हैं इसका, तो इसका कोई एक्शन नहीं होता बीटा 2 के ऊपर। सबसे पहले हमने याद रखना है ट्रिक DBA, डब्बा, ठीक है। जब इसकी 0 से 2 mcg पर kg पर मिनट इसकी जब ये कंसनट्रेशन अमाउंट होगी 0 से 2, देन 2 से 10, देन 10 से ज़्यादा। 0 से 2 होगी तो वो डी डब्बा में D का मतलब है D1 को स्टिमुलेट करेगा, 2 से 10 होगी तो बीटा 1 को करेगा, एंड देन 10 से ज़्यादा होगी तो अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा। अब D1 क्या करता है, वो अपनी किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ओलिगोयूरिया, राइट। अब जो बीटा 1 है वो अपने हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो अगर वो स्टिमुलेट होगा तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। अल्फा 1 मैंने बताया था वो विजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द शोक की कोई कंडीशन उसके अंदर। तो अगर हमारे पेशेंट में ओलिगोयूरिया भी है एंड CHF क्रोनिक हार्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी है, तो उस केस में हम डोबुटामिन को प्रेफर करते हैं, साथ में कोई डायरेटिक दे देते हैं लाइक फ्यूरोसेमाइड। डोपामिन को वहाँ पे प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट आता है अपना एक्सोजेनस कैटेकोलामाइंस। यार यहाँ पे अपने हमें डोबुटामिन देखना है। जो डोबुटामिन है बेसिकली वो बीटा 1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है, इसका बीटा 2 का इतना नहीं होता, इसका अल्फा रिसेप्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है सच। तो बीटा 1 का है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट कंडक्शन इनको इंक्रीज कर देगा। देन इसको हम कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन से देते हैं। इसकी अमाउंट जो होती है डोज वो 2 to 8 होती है। और इसको हाँ ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी में हम कौन सा देते हैं, उसके अंदर हम डोबुटामिन प्रेफर करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आइसोप्रिनालिन, आइसो मतलब सेम सेम सा कुछ, तो मतलब ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को करेगा। तो बीटा 1 हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। बीटा 2 अपना ब्रोंकस वगैरह के अंदर तो ब्रोंको डायलेशन कर देगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बीटा 1 हार्ट वाली कंडीशन लाइक एक्यूट CHF के अंदर, कार्डियोजेनिक शोक, ब्रेडिकार्डिया, इन सब के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रोक्सीडोपा, ये प्रोड्रग है नोरेपिनेफ्रिन का, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक हाइपोटेंशन एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी। नेक्स्ट मेन आता है फिनोल्डोपैम एंड डोपेक्सामीन। जो फिनोल्डोपैम है एंड डोपेक्सामीन दोनों के दोनों मिलके, दोनों D1 के तो एगोनिस्ट है ही, D1 के एगोनिस्ट हैं तो डायूरेसिस वगैरह करवाएंगे, BP को कम करवाएंगे। बट जो फिनोल्डोपैम है अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। डोपेक्सामीन जो है वो बीटा 2 होता है। टोपेक्सा मतलब D4 डाई, डाई का मतलब 2, बीटा 2 मतलब B मतलब सेकंड नंबर पे आता है ना ABCD में, तो B2, तो मतलब डोपेक्सामीन बीटा 2 एगोनिस्ट है। तो ये क्या करेगा, बीटा 2 विजुअल डायलेशन करवाते हैं, BP को कम करवा देते हैं। देन अल्फा 2 एगोनिस्ट फिनोल्डोपैम, ये भी BP को कम ही कराएगा ना, क्योंकि अल्फा 2 तो ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वगैरह में इनको यूज़ कर सकते हैं। मेन आएगा इफेक्ट ऑन BP एंड हार्ट रेट। तो यहाँ पे हम 3 देखेंगे, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन, ठीक है। तो एड्रेनालिन कहाँ पे होता है, ऑलमोस्ट एड्रेनालिन ऑल मतलब हर जगह होता है, अल्फा 1 2 बीटा 1 2 3। नोर एड्रेनालिन बीटा 2 पे नहीं होता, बीटा 2 पे का कोई एक्ट नहीं होता, ठीक है। आइसोप्रिनालिन हमारा मैंने बताया था बीटा 1 एंड बीटा 2 मेन आते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने देखना है कि सब इंक्रीज करते हैं, क्योंकि सब के सब वेजो कंस्ट्रिक्शन तो करवा ही रहे हैं ना अल्फा उसके ऊपर एक्ट करके, तो ये सब वेजो सिस्टोलिक प्रेशर को तो इंक्रीज करते ही हैं। जो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो तो हमारे हार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो फिर हार्ट के ऊपर अंदर होता है अपना बीटा 1 रिसेप्टर, तो बीटा 1 को तो ये भी कर रहा है स्टिमुलेट, ये भी कर रहा है एंड ये भी कर रहा है, तो सब इंक्रीज करेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर होता है अपना ब्लड वेसल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के उसके ऊपर। तो उस केस में हमारा कौन सा होना चाहिए, अल्फा 1 एंड बीटा 2 हमने दोनों देखने हैं। तो एड्रेनालिन क्या करता है, अल्फा 1 को भी करता है बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करता है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन अल्फा 1 से करवाएगा, वेजो डायलेशन बीटा 2 से करवाएगा। तो और जो नोर एड्रेनालिन है उसके अंदर बीटा 2 तो होता ही नहीं, ओनली अल्फा 1 होता है, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा स्ट्रॉन्ग वाला। आइसोप्रिनालिन के अंदर ओनली बीटा 2 होता है, अल्फा तो होता नहीं, तो ये वेजो डायलेशन करवाएगा, राइट। तो ये BP वाला हो गया। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट हार्ट रेट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्टली हार्ट रेट को सारे इंक्रीज ही करते हैं बीटा 1 के ऊपर एक्ट करके। इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है वो हमने देखना है डायस्टोलिक प्रेशर का जस्ट अपोजिट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में समझाऊँ क्या होता है कि सपोज हमारे ब्लड के अंदर अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो बैरो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, वो ब्रेन के पास जाएंगे एंड हार्ट रेट को कम कर देंगे फर्दर। अगर हमारे हार्ट रेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है, बैरो रिसेप्टर ने सेंस किया कि वो कम है, तो फिर वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है कि प्रेशर जिससे बढ़ जाए, राइट। तो फिर ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बिल्कुल अपोजिट है,
ठीक है। यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे हमारा ये वाला कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे डिक्रीज था तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो नेट हार्ट रेट क्या आएंगी, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा। एक ज़्यादा है, ये कम है, तो मतलब कम वाला आएगा। यहाँ पे दोनों ऐड होंगे तो ज़्यादा आएगा। तो मतलब हार्ट रेट पे आइसोप्रिनालिन मैक्सिमम इफेक्ट है इसका, सबसे ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज ये करवाता है। नोर एड्रेनालिन डिक्रीज करवाता है, एड्रेनालिन थोड़ा बहुत इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई ट्रांसप्लांटेड हार्ट है तो उस केस में तो कोई छोटे छोटे न्यूरोनल कनेक्शंस तो नहीं होंगे, तो वहाँ पे ऐसा कोई इंटरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होगा। तो उस केस में जो नोर एड्रेनालिन है वहाँ पे उसका जो नोर एड्रेनालिन का इंडायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे अपना जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा बस, और उसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा ट्रांसप्लांटेड हार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एनाफाइलेटिक शो, कार्डियक अरेस्ट एंड लोकल एनेस्थेटिक। इसको एक बार साथ में एक साथ देखते हैं। ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, बट यहाँ देखते हैं। एनाफाइलेटिक शोक मैंने बताया था एपिनेफ्रिन देते हैं, आईएम या फिर सबक्यूटेनियस। तो कंसंट्रेशन अगर आईएम सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो इसके अंदर 1:1000 होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम इन 1000 ml, तो मतलब 1 mg पर ml। तो डोज 0.5 ml लेते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, डोज को रिपीट करते हैं, 10 मिनट के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम आईवी देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर सबसे पहले हम बंदे को सीपीआर देंगे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम एड्रेनालिन देंगे, आईवी प्रेफर करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आईवी के बाद फिर हम इंट्राओशस देते हैं, फिर हम एंडोट्रेकियल प्रेफर करते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर हम एड्रेनालिन ऐड करते हैं जिससे कि लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी कम हो जाए और उसका एक्शन जो है ड्यूरेशन वो इंक्रीज हो जाए। सो अब हम देखते हैं नॉन कैटेकोलामाइंस। मैंने आपको बताया था कि ये माउस COMT से डिग्रेड नहीं होते, इनके हम अलग अलग जगह पे इनका इफेक्ट देखते हैं, लाइक ब्लड वेसल के अंदर, नेजल डिकंजेस्टेंट वगैरह में। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल के ऊपर क्या करते हैं। तो यार वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ब्लड प्रेशर का, एंड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। बेसिकली दीज आर वेजो प्रेसर्स। तो यहाँ पे मतलब शोक हाइपोटेंशन का लास्ट जो रिजॉर्ट होता है वो यही है। तो इसके अंदर हमारे आते हैं नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव के अंदर हम देखते हैं 3, दैट इज नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड द एफेड्रिन एंड मिफेंटामिन। ये क्वेश्चन भी आता है मिफेंटामिन के ऊपर, एफेड्रिन वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो सिलेक्टिव के अंदर आएंगे हमारे सिलेक्टिव अल्फा-1 एगोनिस्ट आएंगे, क्योंकि अल्फा-1 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, तो वही हमारा बेसिकली उसको मतलब बीपी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अपना आएगा फिनाइलेफ्रिन, मिडोड्रीन एंड मिथोक्सामिन। आपको पता होगा कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन जो होता है उस केस में मिडोड्रीन ड्रग ऑफ चॉइस है, तो याद ही होना चाहिए। देन हम देखते हैं नोरेपिनेफ्रिन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, तो ये हमें बाकी शोक्स में यूज़ कर सकते हैं, बट एनाफाइलेटिक शोक के अंदर यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। नोरेपिनेफ्रिन बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करता, तो ब्रोंको डायलेशन नहीं करवा सकता। जो डोपामिन है, मैंने बताया था डोपा D1 जो है वो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, तो इसको हम ओलिगो यूरिया वाले केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डोपामिन का बेसिकली डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है ना, तो 0 to 2 है इसकी डोज, 2 to 10 है या फिर 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये 0 to 2 है तो D1 पे एक्ट करेगा, 2 to 10 है तो फिर ये एक्ट करेगा बीटा 1 पे, 10 से ज़्यादा तो अल्फा-1 पे एक्ट करेगा। तो बीटा 1 पे एक्ट करके कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक अलोंग एसोसिएटेड विद एक्यूट रीनल फेलियर। एफेड्रिन मिफेंटामिन अपने वेजोप्रेसर ही होते हैं। देन फिनाइलेफ्रिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर हाइपोटेंशन। ठीक है, इसके अलावा ड्यू टू लाइक एनेस्थेटिक एजेंट की वजह से हाइपोटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से, प्रियापिज्म की वजह से, तो जो प्रियापिज्म है वो हम आगे भी देखेंगे। इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ मेटारमिनोल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं कि यह जो नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो उस कंजेशन का पहले मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका परमानेंटली डायलेशन हो जाता है। लाइक ब्लड वेसल डायलेट होगी तो उसकी वजह से प्लाज्मा बाहर की तरफ लीक कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा रनिंग नोज होता है, राइनूरिया होता है, या फिर हमें सिर दर्द भी होता है जुकाम के टाइम पे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेशियन ट्यूब का एडिमा होकर वो ब्लॉक हो जाते हैं, देन उसकी वजह से हेडेक होता है। तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन हुआ है ना कंजेशन के अंदर, तो हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, राइट। तो उसके लिए हम कुछ नेजल ड्रॉप्स या फिर ओरल यूज़ करते हैं। नेजल ड्रॉप के अंदर हम फिनाइलेफ्रिन यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइमेटोजोलिन, नेफाजोलिन, ये जोलिन वाली यूज़ करते हैं। देन टेट्राहाइड्रोजोलिन, ये सब हम देखते हैं। एंड इवन जो नेजल ड्रॉप है वो सेफ भी होती है क्योंकि उनका लोकल नोज पे ही इफेक्ट होता है। बट जब हम ओरल लेते हैं लाइक एफेड्रिन, एफेड्रिन तो अब प्रेफर ही नहीं करते, नोरेफेड्रिन भी बैन ही हो चुका है। देन बनाया गया सूडो एफेड्रिन। या जो सूडो एफेड्रिन, नोरेफेड्रिन बैन क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ब्रेन में जाता है, वहाँ पे बीपी बढ़ा देता है और पेशेंट इवन डाई हो जाता है हीमोरेजिक शॉक की वजह से।
तो स्यूडोएफेड्रिन है वो थोड़ा बेटर है क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इतना क्रॉस नहीं करता। तो अगर इनका ओरल हो या फिर नेजल उनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रोनिकली अगर इनका यूज़ होता है, तो हमारी प्रोलॉन्ग्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उस केस में इस्कीमिया हो जाएगा, देन एट्रोफी हो जाएगी, देन हमारा एट्रोफिक राइनाइटिस, देन उसके वो लीड करता है, इट लीड टू राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। नेक्स्ट आता है अपना आइज़ के ऊपर मैंने बताया था कि अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अल्फा 1 आइज़ के ऊपर होता है एंड इंटरनल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर के ऊपर होता है। तो आइज़ के अंदर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एंड देन वहाँ पे एक्टिव मिड्रियासिस करवाता है। यहाँ पे ड्रग अपने फिनाइलएल्फिन निवोपैमीन होता है। पहले हम कोकेन एम्फेटामिन यूज़ करते थे बट अब वो बैन हो चुके हैं। तो इसका यूज़ हम अगर मिड्रियासिस होगा तो फंडोस्कोपी में यूज़ कर सकते हैं, रेटिना को अगर हमें देखना है तो, या फिर हम डायग्नोसिस ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम जो आपने नेट में ही पढ़ाई होगा, ठीक है, इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व का डैमेज हो जाता है, मियोसिस होता है बंदे के अंदर। अल्फा 2 रिसेप्टर के रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, अल्फा 2A एगोनिस्ट, वो हम देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फा 2A इज एन ऑटो रिसेप्टर, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। 2B2C अपने पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर होते हैं। अल्फा 2A जो है उसके अंदर जो ड्रग्स हैं दैट आर क्लोनिडीन, डेक्समेरिटोमिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वानफेसिन, टिजानिडीन, एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन। ठीक है, हम डिटेल में क्लोनिडीन के बारे में देखेंगे, बाकी ड्रग्स भी पता होने चाहिए। जो पहले हम क्लोनिडीन के बारे में देखते हैं। जो क्लोनिडीन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो माना क्या जाता था कि ये ना I2 एगोनिस्ट है और वहाँ से वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए 2 ड्रग्स बनाए गए, दैट इज रेलमिनिडीन एंड मोक्सानिडीन। ठीक है, ये बनाए गए। तो इनका जब ये पेशेंट को दिए गए तो ये जो ड्रग्स है ये ओनली I2 एगोनिस्ट है। जब ये दिए गए तो इनका भी सेम इफेक्ट आया जो क्लोनिडीन का आ रहा था। ठीक है, तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक देखिए, जो क्लोनिडीन है यार, और बहुत ही उसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है कम, बहुत नैरो है, मतलब कि थोड़ी सी डोज इंक्रीज होते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे, कम होते हैं इसके लो वाले इफेक्ट आ जाएंगे इफ इसके कोई मतलब यूज़ नहीं होगा उस केस में। अगर इसका डोज कम होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी पे। तो क्लोनिडीन के यूजेस हम देखते हैं। इसको हम ऐसे ट्रिक याद करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रिक क्या है अपनी, पहले हल्का करो दिमाग। ठीक है, तो पहले हल्का करो दिमाग में पहले से बनेगा कंट्रोल पोस्ट मिनोपोजल सिम्टम्स। यहाँ होगा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अर्जेंसी होता है, एक एमरजेंसी होता है। एमरजेंसी के अंदर ऑर्गन डैमेज भी होता है, अर्जेंसी के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता। देन कंट्रोल ओपियोइड विड्रोवल सिंड्रोम, पर उस केस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस अपना होता है लोफेक्सिडिन। देन ये ट्रीट करता है रेस्टलेस एग सिंड्रोम को। ठीक है, पर वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है D2 एगोनिस्ट लाइक प्रामिपैक्सोल एंड रोपिनरोल। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस डायरिया, जिसके अंदर अकर ड्यू टू एक्सेस क्लोराइड सिक्रीशन ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी, तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोनिडिन। इसके अलावा एपिड्यूरल एनालिसिस, वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होता है अपना डेक्समेरिटोमिडिन। क्यों? क्योंकि जो क्लोनिडिन है वो CNS ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करके एपनिया वगैरह कोज कर सकते हैं। इसके अलावा DEMAG दिमाग बनेगा ना ऐसे ट्रिक का, तो M से माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के अंदर हो सकता है, या फिर ADHD के अंदर हम एम्फेटामिन यूज़ कर सकते हैं। एम्फेटामिन तो ब्लॉक हो गए, इससे फिर फर्दर बनाए गए थे इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके लाइक मिथाइल फेनिडेट, तो वो हम यूज़ करते हैं ADHD के अंदर। नेक्स्ट अपना गिल्स डी ला टोरेट सिंड्रोम, इसके अंदर हमारी हैंड के मल्टीपल रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं डिजीज़ के अंदर, तो वहाँ पे हम ड्रग ऑफ चॉइस उसका है ग्वानफेसिन। अगर वो काम नहीं कर रहा तो हेलोपेरिडोल हम दे सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया क्लोनिडिन के बारे में। इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि या सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करने की वजह से ये सिडेशन, वेट गेन, इम्पोर्टेंस ये कोज कर सकता है। ठीक है, और ड्यू टू इनिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे ड्राइनेस वगैरह कोज कर सकता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की इनिबिशन से। देन पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी इससे हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सिंपैथेटिक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते थे ना, तो ये इसको इनिबिट करता मतलब वेजो डायलेशन कर रहा है, ब्लड अपना पेरिफेरी में जाके इकट्ठा हो जाएगा, हार्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी मूव करना है ना ब्लड को, तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके बाद हम बाकी क्लोनिडिन हमने देख लिया। डेक्समेरिटोमिडीन मैंने बताया था कि ये अपना एपिड्यूरल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अल्फा मिथाइल डोपा हम देखेंगे अभी। ग्वानफेसिन मैंने आपको बताया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है इस केस में अंदर गिल्स डी ला टोरेट सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट अपना आता है टिजानिडिन, ये सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है, मसल स्पाज्म में यूज़ करते हैं। नेप्राक्लोनिडिन एंड ब्रीमोनिडिन ये भी देखेंगे। तो एक बात और कि जो क्लोनिडिन है इसको कभी भी सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको स्टॉप कर देंगे
तो उसने तो नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर रखा था, राइट। तो अगर इसको स्टॉप कर देंगे तो बहुत ज़्यादा नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज हाइपरटेंसिव। तो वो बहुत मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके हाइपरटेंशन कोज कर देगा, तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोबारा से क्लोनिडिन को स्टार्ट करेंगे, वो इनहिबिट करेगा उसके रिलीज़ को, या फिर ड्रग ऑफ चॉइस इज फेंटोलामीन हो सकता है। क्लोनिडिन विड्रोल सिंड्रोम के लिए फेंटोलामीन हम प्रेफर करते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड या फिर लेबिटोलोल भी यूज़ कर सकते हैं। लेबिटोलोल जनरली प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसमें हम यूज़ करते हैं लेबिटोलोल को। नेक्स्ट आता है अपना अल्फा मिथाइल डोपा। यार जो अल्फा मिथाइल डोपा है, सबसे पहले क्या माना जाता था कि अल्फा मिथाइल डोपा एक अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक फोल्स न्यूरोट्रांसमीटर है और अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है। अब माना जाता है कि जो अल्फा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन ये प्रोड्यूस करता है, वो अल्फा बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट भी कर सकता है, इन दैट केस वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी वाला देखते हैं। जो अल्फा मिथाइल डोपा है, इसको माना जाता है सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव इन द प्रेगनेंसी। कोई फीमेल पहले ही हाइपरटेंसिव है, अगर कोई फीमेल पहले से ही हाइपरटेंसिव है तो वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी जो हाइपरटेंशन तब भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसके अंदर हम देते हैं अल्फा मिथाइल डोपा, ड्रग ऑफ चॉइस है उस केस में। बट अगर कोई फीमेल पहले नॉर्मल है और बाद में वो जब प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अगर उसके अंदर हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पे हम देते हैं ओरल लेबिटोलोल। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम देते हैं आईवी लेबिटोलोल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ होंगे, लाइक ड्रग इंड्यूस्ड एसएलए हो सकता है, डिप्रेशन, एनीमिया वगैरह, और जो बाकी क्लोनिडिन के जो थे वही यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट जो बीटा रिसेप्टर है, वहाँ पे बीटा 1 2 3। बीटा 1 हार्ट के अंदर तो कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। डोब्यूटामिन मैंने बताया था, बीटा 1 को वो करता है, एगोनिस्ट होता है। नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनालिन सब बीटा 1 को तो करते ही है। बीटा 2 बीटा 3 के अंदर मीरा बैकग्रोन होता है, जो ब्लैडर की रेट्रोजर मसल को रिलैक्स करता है, तो ये हम इसको यूज़ करते हैं इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह में। जो बीटा 2 है वो अस्थमा टोकोलिटिक्स, यहाँ पे क्योंकि बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है ना अस्थमा में, फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टोकोलिटिक मतलब ये यूट्रस की रिलैक्सेशन भी करवाता है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अस्थमा के अंदर अपने ड्रग्स हैं वो है शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है वहाँ पे अपना आता है सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, और आता है ब्यूटरल। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग के अंदर विलेंटरोल आप याद कर सकते हैं, मतलब इनको ट्रिक से याद करना है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एसटीपी, अल्ट्रा लॉन्ग में वीओआईसी वॉइस, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर बीएसएफ। देन टोकोलिटिक के अंदर अपना आता है रिट्रोड्रीन आता है, आइसोक्सुप्रीन आता है। ये क्या करते हैं, यूट्रस को रिलैक्स कर देते हैं, तो फीटस की डिलीवरी को इनहिबिट कर देते हैं। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्री टर्म डिलीवरी के अंदर, जहाँ पे लंग फुली मैच्योर नहीं होते, और लंग को मैच्योर करने के लिए फिर हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं लंग्स को मैच्योर करने के लिए, और फिर तब तक हम ये भी देते ही रहते हैं क्योंकि डिलीवरी ना हो। इसके अलावा बीटा 2 एंटागोनिस्ट याद कर सकते हैं, बुटाक्सामीन होता है, रिसर्च में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इनडायरेक्टली एक्टिंग। यहाँ पे अपने होते हैं एम्फेटामिन्स, मोडाफिनिल एंड टायरामिन। ओके, तो जो सबसे पहले हम देखते हैं मोडाफिनिल। जो मोडाफिनिल है ये क्या करता है, ये नोरेपिनेफ्रिन इनडायरेक्टली एक्टिंग है, तो मतलब ये नोरेपिनेफ्रिन डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेगा, देन दे विल एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स, तो इनके लेवल को बढ़ा देता है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, सो नहीं पाता, स्लीप कम हो जाती है उसकी। तो इसका यूज़ हम कर देते हैं इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर, या फिर डे टाइम स्लीपिंग दैट इज़ नार्कोलेप्सी में भी इसका हम यूज़ करते हैं मोडाफिनिल का। तो यार जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वहाँ पे पेन फटीग को उससे रिलीव पाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबेज होते हैं, तो उसके अंदर जो नेक एरिया में वहाँ पे भी उनका फैट होता है ना काफ़ी सारा, तो वो लैरिंग्स ट्रैकिया को कंप्रेस कर सकता है। उसके अंदर उनकी सोने के टाइम वो जो लैरिंग्स एंड ट्रैकिया वाला पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, एंड देन एपनिया उनके अंदर हो जाता है सोने के टाइम, तो मोडाफिनिल हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो दिन में जिनको ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि अगर कोई ड्राइव कर रहा है, सपोज अगर वो ड्राइव करता करता ही सो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो उस केस में मोडाफिनिल देते हैं कि जिससे कि डे टाइम जो स्लीपिंग है वो कम हो जाए। एम्फेटामिन देखते हैं, फिर हम टायरामिन देखेंगे। जो एम्फेटामिन है यार ये तो बैन ही हो चुका है, मिथ एम्फेटामिन बनाया गया जिसको हम डिज़ाइनर ड्रग भी बोलते हैं, ये भी बैन हो चुका है। MDMA मिथाइलिन डिओक्सी मिथ एम्फेटामिन बनाया गया, ये भी बैन हो चुका है। इसको हम रेव पार्टी ड्रग भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स लाइक अग्रेशन, एक्साइटमेंट, ठीक है, रेज वगैरह होते हैं।
तो इसके बाद बनाया गया मिथाइल फेनेडेट, जो हम देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ADHD के अंदर इसको देते हैं चिल्ड्रन के अंदर, बट अगर ये अडल्ट के अंदर हो रही है ADHD तो हम देते हैं एटोमोक्सिटीन देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। इसके बाद इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं ये एम्फेटामिन्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं ना, इंडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं ये सिंपैथोमाइमेटिक्स। कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, स्लीप को कम कर देते हैं, एपेटाइट को कम कर देते हैं। तो आजकल इनका मतलब कुछ इनका ना ऐसे इनको बैन क्यों किया गया, क्योंकि इनका यूज़ करते स्टूडेंट्स इनका यूज़ कर देते थे, बट उनको लेना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को वो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन पावर, स्लीप उनको, नींद उनको कम आए, भूख उनको कम लगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है दैट इज़ एंग्जाइटी। तो पढ़ तो लेंगे बट उनको याद नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस वगैरह हो सकता है कुछ टाइम के लिए। इसका फिर या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नॉर्मल डोज में भी ले रहे हैं तो वहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटी एमेटिक्स इनका इफेक्ट होता है। टॉक्सिक डोज के अंदर अगर ज़्यादा डोज हो जाए इनकी तो साइकोसिस, कार्डियोटॉक्सिक वगैरह हो सकता है। तो एम्फेटामिन पॉइजनिंग भी होती है। इसके इसमें क्या, एम्फेटामिन में पहली बात तो हीमोडायलिसिस का कोई रोल नहीं होता, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स्ड एसिडिक डायूरिसिस करेंगे, क्योंकि एम्फेटामिन जो बेसिक ड्रग है, क्योंकि जो बेसिक ड्रग हमने याद किए थे उनके लास्ट में INE आता है, तो एम्फेटामिन हो गया, मोर्फिन हो गया, वो बेसिक ड्रग्स होते हैं। तो वो अगर हम एसिडिक डायूरिसिस करवा देंगे तो एसिड बेस रिएक्ट करके वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा ड्रग, एंड देन वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा इजीली। या फिर कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट हम दे सकते हैं, लाइक क्लोरप्रोमाजिन, ये दे सकते हैं उस केस में, जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो फिर ये जो नोरेपिनेफ्रिन वगैरह ये एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। टायरामिन क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट थेरेपी से एक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट इसका जो प्रोसीजर है एक्ट करने का, पहली बात तो ये प्रेजेंट होता है चीज़, मीट, रेड वाइन वगैरह के अंदर। ठीक है, और ये नर्व से नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है। तो जब हमारा टायरामिन एक्ट करेगा तो MAO-A एंजाइम है जो इसको डिग्रेड कर, MAO-A एंजाइम है वो, उसके हेल्प से ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जो MAO-A एंजाइम है अब वो क्या करता है, उसको टायरामिन को डिग्रेड कर देता है। तो इस केस में हम जब चीज़, मीट या फिर रेड वाइन खाते हैं तो उसके अंदर हम MAO-A इनहिबिटर लेने चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टायरामिन हमारा ब्लड में आ जाएगा उसमें। तो ब्लड में आने के बाद क्या करवाएगा, जैसे ये हमारा नर्व टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा सपोज 100 मॉलिक्यूल्स है नोरेपिनेफ्रिन के, 50 मॉलिक्यूल्स टायरामिन है। जब 50 मॉलिक्यूल आएंगे तो यहाँ पे 100 में से 50 मॉलिक्यूल नोरेपिनेफ्रिन बाहर रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर से टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 नोरेपिनेफ्रिन एंड 50 टायरामिन का। तो इसने क्या किया, जब ये अंदर आया नर्व के अंदर तो इसने 50 मॉलिक्यूल नोरेपिनेफ्रिन रिलीज़ करवा दिए। तो मतलब जब टायरामिन आता है तो वो नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवा देता है, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, BP को इंक्रीज़ कर देता है, एंड वहाँ पे हमारी सडन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं चीज़ रिएक्शन। एंड चीज़ रिएक्शन के अंदर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है दैट इज़ फेंटोलामिन, और चीज़ रिएक्शन के अंदर फेंटोलामिन के साथ फेंटोलामिन चीज़ रिएक्शन में भी होता है, और क्लोनिडिन विड्रोल सिंड्रोम में भी हमने देखा था फेंटोलामिन हम ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। या फिर क्लोनिडिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि वो भी अल्फा-2A एगोनिस्ट है। अल्फा-2A मतलब कि वो ऑटो रिसेप्टर है, मतलब इनकी एक्शन को इनहिबिट कर देगा ऐसे। अब आते हैं मिक्स्ड एक्टिंग, इसके अंदर अपना मिफेनटर्मिन, एफेड्रिन। जो मिफेनटर्मिन है ये अब मैंने बताया था कि दोनों वेजोप्रेसर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मिफेनटर्मिन के ऊपर, ये वेजोप्रेसर होते हैं, ये नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, तो इनको हम एंटी ओबेसिटी ड्रग की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। एफेड्रिन मैंने बताया था, एफेड्रिन तो बैन कर दिया है क्योंकि और इसके बाद हमारा नोरेफेड्रिन बनाया गया था, सूडोएफेड्रिन। नोरेफेड्रिन भी BBB को क्रॉस करता है, BP को इंक्रीज़ कर देता है, शॉक वगैरह कर सकता है। सूडोएफेड्रिन थोड़ा कम क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट इनका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स।